मैं अनूप कुमार शर्मा आप सभी को सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसके बारे में पढ़े, व्हाट इज चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्जेज। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन जो चार्जेस के बीच में होता है वो प्रॉपर्टी पढ़े। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले क्लास में कि चार्जेस जो है वो दो तरह के चार्जेस हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसमें से जो एक चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरा जो चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहने के पीछे कारण ये है कि एक टाइप वाला जो चार्ज है वो दूसरे टाइप वाले चार्ज को कैंसिल कर देता है ना, दोनों कैंसिल करता है एक दूसरे को। इस वजह से हम लोग एक को प्लस चार्ज और दूसरे को माइनस चार्ज कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज का होना या प्रोटॉन पे पॉजिटिव होना ये भी कन्वेंशनल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो एक को प्लस और दूसरे को माइनस दिया गया। कोई भी बॉडी है इस पे चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है अगर, इसका मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट और जितना नेगेटिव चार्ज है उसका अमाउंट सेम है, तभी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया है और चार्ज इस पे जीरो है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस बॉडी पे सेम है, इक्वल है। अगर इस बॉडी को हम लोग को चार्ज करना है, अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते हैं, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, बीच में होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रोटॉन का जो जगह है वो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इस पे क्या होगा कि प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को समझना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब हम लोग किसी बॉडी को रब करते हैं, एक बॉडी है और कोई दूसरा बॉडी है, और हम लोग एक दूसरे को इसको रब करते हैं, एक दूसरे पे रब करते हैं, तो एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये देखा गया है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सपोज करें कि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे गया है। कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम के साथ किस तरह से बंधा हुआ है। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम्स के साथ टाइटली बंधा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जल्दी, और जो लूजली बाउंडेड है वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड है, अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक तरीका हम लोगों ने सीखा कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, रब करके कर सकते हैं। एक बॉडी को दूसरे के साथ रब करेंगे तो उस पे चार्ज आया, दोनों बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है। जैसे एक ग्लास रॉड हो गया और एक सिल्क क्लॉथ हो गया। तो ग्लास रॉड पे अभी चार्ज 0 है, इसके चार्ज को Q1 लिख लेते हैं, वो 0 है। इस पे जो चार्ज है वो Q2, ये भी 0 है रब करने से पहले। तो हम लोग का जो सिस्टम है उसमें एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। तो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 है। अब जब हम लोग इसको रब करेंगे तो चार्ज दोनों पे अपीयर होगा। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हम लोग कल डिस्कस किए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये इसको अब कैसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि रब इस सिस्टम में टोटल चार्ज 0 था शुरू में और बाद में जब रब किए तो दोनों पे चार्ज आ गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करता है इसको देखेंगे। सपोज करें कि अब इस पे चार्ज जो है Q1 वो Q आ गया और इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस Q आएगा। यानी जितना अमाउंट का इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही अमाउंट का इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे अगर Q आया तो इस पे माइनस Q आएगा। तो अब टोटल चार्ज कितना हुआ इस सिस्टम का, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 यानी Q प्लस माइनस Q, ये मिलकर के 0 हो गया। तो शुरू में भी 0 था टोटल चार्ज और रब करने के बाद भी चार्ज 0 है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है ना। चार्ज जितना शुरू में था बाद में भी उस पूरे सिस्टम का चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा अब हम लोग एक दूसरा तरीका है बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको भी देख लेते हैं। चार्जिंग बाय, और थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे कि इंडक्शन से किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी को पहले हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखें। ये कोई वुडन स्टैंड हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी, लकड़ी का भी हो सकता है। और इस स्टैंड के ऊपर एक बॉडी को हम लोग रखेंगे जिसको चार्ज करना है। सपोज कर लें कि ये मेटल का स्फीयर है, कंडक्टर है, कंडक्टर को चार्ज करना है, इस मेटल के स्फीयर को चार्ज करना है। और इसको हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में इस मेटल स्फीयर को हम लोग एक स्टैंड पे रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में
इस स्फीयर, एक मिनट, इस स्फीयर के नजदीक एक चार्ज रॉड को ले जाएंगे। एक चार्ज रॉड है, इसको इसके नजदीक ले जाएंगे। पहले से इस पे चार्ज किया हुआ है, सपोज कर लें कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज को हम लोग इसके नजदीक ले जाएंगे तो इस मेटल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। रिपल्सन होता है, कंडक्टर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो ये मेटल स्फीयर है, तो इसके नज़दीक अगर हम लोग इसे टच नहीं करा रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, तो इसमें इस रॉड को इस मेटल के नज़दीक ले जाएंगे और इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, सपोज कर लें, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के रॉड को इसके नज़दीक ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेटल के एक सरफेस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर रिपल्सन होगा तो एक साइड जाकर के जमा हो जाएगा, इससे दूर भागेगा। और जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेप में हुआ। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, जो रॉड है जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसको वहीं पे रहने देंगे, उसको वहां से हटाएंगे नहीं, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा इस मेटल स्फीयर पे और इधर नेगेटिव चार्ज। अब इस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे और एक कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे और उसको अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये उसका सिंबल है, ऐसा सिंबल हो इसका मतलब है कि उसको अर्थिंग किया गया है। तो इस स्फीयर को एक कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे अर्थ में, और जैसे ही अर्थ में कनेक्ट करेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव और इसके नेगेटिव के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो ये जो वायर हम लोग कनेक्ट कर दिए, इसका मतलब है कि उसको एक रास्ता दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को जाने का। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस रास्ते, इस वायर से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। तो होगा ये कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर की तरफ अर्थ पे चला जाएगा। अब इस पे बच जाएगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्थ स्टेप में स्टेप 4 में हम लोग इस रॉड को ऐसे ही रहने देंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे कि इसको जो वायर है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ध्यान देंगे कि वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे इस रॉड के रहते हुए, रॉड को हटाने के बाद डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, रॉड को वैसे ही रहने देंगे इस स्फीयर के नजदीक, और पहले इस वायर को वहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, वहां से हटाएंगे, और देन इस रॉड को यहाँ से हटा लेंगे। तो जैसे ही वायर को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये स्फीयर, और देन हम लोग इस स्फीयर, इस रॉड को वहां से हटा लेंगे। और इस रॉड को जैसे हटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट था रॉड के हटाने के बाद, ये स्फीयर पे चारों तरफ एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले क्या किए कि स्फीयर को स्टैंड पर रखें, दूसरे स्टेप में एक चार्ज रॉड को इसके नज़दीक ले गए। तो ये जो चार्ज रॉड था वो नेगेटिवली चार्ज था,
इस पे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज दूसरे तरफ शिफ्ट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या किए, एक कंडक्टर को स्फीयर से लेकर के अर्थ में कनेक्ट किए। तो जैसे ही अर्थ में कनेक्ट करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वायर से होते हुए अर्थ में चला जाएगा और इस स्फीयर पे बच जाएगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि पहले इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और तब इस रॉड को हटाएंगे, है ना। तो एक फिगर और हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। स्टेप 4 में ये रॉड जो है वो स्फीयर के पास ही रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और इस फिगर में ये दिख रहा है कि पहले हम लोग इस वायर को, जो कनेक्टिंग वायर है जो स्फीयर और अर्थ को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग रिमूव कर दिए हैं। ये सिचुएशन है। और फिफ्थ जो होगा स्टेप, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस रॉड को भी हटा देंगे और जैसे रॉड को हटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्सन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसी से रिलेटेड है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ force, the magnitude of force between two point charges, the magnitude of force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to inversely proportional to the square of distance
between them. The magnitude of force between two point charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. इसमें ये कहा गया कि दो चार्ज है, सपोज करें कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 ये हुआ तो सपोज करें यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो ये जो चार्ज है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस साइन लेना है, इसलिए ऐसा क्यों करते हैं हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ से F इज इक्वल टू, हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके कांस्टेंट लेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, where K is a constant called electrostatic force constant और कूलम कांस्टेंट। इसको K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K depends on the nature of medium between the charges। The value of K depends on the nature of medium between the charges। दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है उस पे ये K का वैल्यू डिपेंड करता है। सपोज करें यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है और दोनों चार्ज के बीच में एयर है, वैक्यूम है, कोई दूसरा मीडियम है, तो उस पे ये K का वैल्यू डिपेंड करेगा और ये फोर्स भी डिपेंड करेगा। अगर K चेंज करेगा तो ये फोर्स भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये जो K है, पहले तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख लें। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसके लिए इसको कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा देगा और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। और चार्ज का ये जो प्रॉपर्टी है कि वो जो फोर्स लगाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। और यही जो प्रॉपर्टीज है वो रिस्पॉन्सिबल है
पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जिसको वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, करंट फ्लो कराने के लिए ये प्रॉपर्टी है ना रिस्पॉन्सिबल है। तो चार्ज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, यही प्रॉपर्टी उसको इतना इम्पोर्टेंट बना देता है और बहुत सारे चीज़ों के पीछे ये कारण होता है चार्ज, बहुत सारे घटनाओं के पीछे। तो अगर एक चार्ज यहाँ Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, तो हम लोग यहाँ अभी देखें कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू K मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मोड हम लोग इसलिए लिए हैं कि जैसे मान लो कि कोई चार्ज है वो 2 यूनिट का है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एक चार्ज है वो सपोज कर ले 4 यूनिट का है, ये भी पॉजिटिव है, एक पेयर ये हो गया। चार्जेस का दूसरा पेयर लेते हैं, सपोज करें यहाँ पे एक चार्ज है +2 यूनिट का और दूसरा एक चार्ज है -5 यूनिट का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 2 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो 8 होता है और यहाँ जो प्रोडक्ट है मैथमेटिकली 2 इंटू -5 और ये -10 होता है। तो प्रोडक्ट तो ये ज्यादा है, ये 8 है और ये -10 है, तो प्रोडक्ट तो 8 ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलते हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा है जबकि फोर्स इनके बीच में ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है। ये -5 यूनिट का जो चार्ज है वो 2 यूनिट पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो चार्ज है वो 2 यूनिट पे ज्यादा फोर्स लगाया 4 यूनिट की तुलना में, जबकि प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं तो मैथमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो 8 जो है वो कम है और प्रोडक्ट ये ज्यादा है, सॉरी 8 ज्यादा है और ये -10 जो है वो कम है, और फोर्स जो है वो इनके बीच में ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो इसमें मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड लगाएंगे, इस पे मॉड लगाएंगे तो 8 होगा और इसमें मॉड लगाएंगे तो 10 होगा। अब मॉड लगा करके देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो मॉड लगाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ज्यादा होगा इसकी तुलना में। इस वजह से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बोलेंगे, है ना, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं बोलेंगे। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। अब ये जो K है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट। अब K बराबर कितना होता है? K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और यही जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डिपेंड्स on the nature of मीडियम। इसका जो वैल्यू है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है ना, ये जो है वो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम बदलने से इसके का वैल्यू बदल जाएगा। तो हम लोग अब फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू, इस K की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर वैक्यूम और एयर। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है, एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अगर दो चार्जेज के बीच में मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो तो एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ज़्यादातर केसेस में हम लोग को यही मिलेगा, और इसका तब वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, और उस केस में जो ये K होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये अगर इसका वैल्यू हम लोग रखें 1/4 पाई का अगर वैल्यू रखें 3.14 रख लेते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट अगर लिखेंगे तो ये K इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये लगभग आ जाता है ना 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इसको पूरे जो फॉर्मूला है उसको एक जगह लिख लेते हैं, फाइनली रिजल्ट लिख लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ एक चार्ज है Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला है F, इनके बीच में फोर्स के फॉर्मूला करने का मतलब है कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो हर जगह फॉलो करता है। तो Q1 जो है वो Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, भले ही चार्ज अलग अलग हो या सेम हो।